अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एंड नाउ व्हाट आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? क्या होते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? जब ये क्वेश्चन क्लास में पूछा जाता है तो ज्यादातर का जो जवाब आता है वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। सही है, मगर केवल नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता। नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा हम अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं कर सकते, उससे जान चली जाएगी। मगर इसके अलावा जो भी चीज बॉडी में एक्सेस में हो जाती है, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आयंस हो, वो सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है। जब एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाता है इन चीजों का बाय एक्सेसिव जो है इंजेक्शन या एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, तो बॉडी के लिए हमेशा डेंजरस होती है। इसीलिए वो सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो भी एक्सेस में होते हैं। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, एनीथिंग इन एक्सेस, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस वेस्ट, CO2, water, ions, etc. are known as excretory products. And they need to be eliminated from the body. उन्हें बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात करें तो वो होंगे सबसे पहले अमोनिया। देखिए, जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक। वो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, दोज एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट अमोनिया। अमोनिया जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है, बट हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसीलिए जिन एनिमल्स को पानी की कमी नहीं होती, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो अमोनिया को डायरेक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से, किसी और फॉर्म में चेंज नहीं करते। तो इस बात को जरा लिखिए, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो बॉडी सरफेस से अमोनिया को सीधे एक्सक्रीट कर देते हैं बाहर। तो बहुत सारे फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और कुछ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स भी अमोनिया को सीधे पानी में जो है बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा बोनी फिशेस ये भी अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टैडपोल, ये भी अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है, पर इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड होता है। दूसरा जो वेस्ट है दैट इज यूरिया। और ऐसे एनिमल को जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटेलिक। एक्चुअली क्या होता है कि यूरिया अमोनिया से 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है और उतना ज्यादा सॉल्युबल भी नहीं है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। इसके रिमूवल के लिए थोड़ा ही वाटर चाहिए होता है। तो वो एनिमल्स यूरिया बनाते हैं जिनके पास पानी की कमी है पर बहुत ज्यादा कमी नहीं है, जैसे कि मैमल्स। तो यूरिया बनाते हैं, ये 1 लाख गुना कम टॉक्सिक होती है अमोनिया से। तो बॉडी में थोड़ा ज्यादा भी इसका एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो लिवर में अमोनिया से क्या बन जाता है, यूरिया, और ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। उन एनिमल्स को हम कहते हैं यूरियोटेलिक। तो जरा इसके बारे में लिख लीजिए, यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया and soluble in water. It requires fair amount of water, मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। It requires fair amount of water for its removal. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं मैमल्स, वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एम्फीबियंस, जो एडल्ट एम्फीबियंस हैं वो भी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेस, ये हमेशा मैराइन वाटर में ही पाई जाती हैं, ये भी यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं। एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, यूरिया इज फॉर्म्ड इन लिवर। इसके अलावा यूरिक एसिड, जो एनिमल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं
यूरिकोटैलिक। देखिए को लग गया, कौवा लग गया, इसमें कौवा यूरिकोटैलिक होता है। एक्चुअली यूरिक एसिड ना वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होती है एंड दैट डज नॉट रिक्वायर वाटर फॉर रिमूवल या निग्लेजिबल वाटर फॉर रिमूवल। तो वो एनिमल यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं जिनको पानी की बहुत कमी है, जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स। और लैंड जो स्नेल होते हैं, लैंड जो इंसेक्ट होते हैं, वो सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। कौवा भी बर्ड है, उसी से बना है यूरिकोटैलिक। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो जहाँ पे भैया कौवा आ रहा है ना, कौवा के लिए, क्रो के लिए कौवा, तो यूरिकोटैलिक वो क्या होगा, यूरिक एसिड, और यूरियोटैलिक फिर यूरिया हो जाएगा। तो जरा लिखिए यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड, इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लीस्ट टॉक्सिक। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये। इट रिक्वायर्स निग्लेजिबल अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। It requires negligible amount of water for its removal। और रेप्टाइल्स जितने भी हैं, बर्ड्स जितने भी हैं, लैंड इंसेक्ट्स, जमीन पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, लैंड पे रहने वाला स्नेल, क्योंकि वो लैंड पे रहता है, पानी की कमी होती है, ये सब यूरिकोटैलिक होते हैं। ये सब क्या होते हैं, यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो ये तो मेन है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। मेन आप जान गए, अगर बोनी फिश है तो किसी भी बोनी फिश का नाम दिया हो तो आप समझ गए वो मोनोटैलिक होगी। और अगर मैमल, कोई भी मैमल दिया हो तो वो यूरियोटैलिक होगा। कोई भी रेप्टाइल या बर्ड का एग्जांपल दिया है, रेप्टाइल और बर्ड्स की एग्जांपल आपको पता है, वो सबके सब, और इंसेक्ट्स वो यूरिकोटैलिक होंगे। तो ये मेन हमने बता दिया। इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल आएंगे सब यूरिकोटैलिक होगा। हो सकता है रेप्टाइल बर्ड ना देखे ऑप्शन में, वो बर्ड के नाम दे दे, रेप्टाइल के नाम दे दे, उनके साइंटिफिक नेम दे दे, तो आपको साइंटिफिक नेम याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। वरना आपको बेसिक पता है फिर भी आपको चीजें याद नहीं तो क्वेश्चन कर पाना मुश्किल होता है, बल्कि वो इम्पॉसिबल होता है। इसके अलावा कुछ और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही जगह बनते हैं। सम अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, दूसरे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात, तो सम अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट की बात करते हैं। इनमें आता है ज़ैंथिन एंड गुआनिन। ये न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिस से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिस से, और ये पाए जाते हैं स्पाइडर एंड पेंगुइन। तो स्पाइडर्स और पेंगुइन्स के न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिस का जो बेस बनता है दैट इज ज़ैंथिन एंड गुआनिन। ज़ैंथिन और गुआनिन उनमें बन जाता है। इसके अलावा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड एक्चुअली होता क्या है कि अमाइनो एसिड के डीएमिनेशन से अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया ही बाद में यूरिया में कन्वर्ट होता है दूसरे एनिमल्स में जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मगर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट अमाइनो एसिड को ही बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं अमीनोटैलिक। ये हैं अमीनोटैलिक। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन मोलस्का, मोलस्कन्स, कुछ मोलस्कन्स में सीधे अमाइनो एसिड ही वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वही बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं अमीनोटैलिक। इसके अलावा हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड ये जो है मैमल्स में पाया जाने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, बेंजोइक एसिड के मेटाबॉलिस से बनता है। तो लिखिए हिप्यूरिक एसिड, इट इज फॉर्म्ड इन मैमल्स फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ बेंजोइक एसिड। It is formed in mammals from the metabolism of benzoic acid. Next है ornithuric acid. This is a specialized excretory product in birds. Ornithuric acid, this is a specialized excretory product in birds. Creatinine, creatinine देखिए ये भी मैमल्स में पाया जाने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये मसल्स के अंदर फॉर्म होता है। आगे आपको बताएंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कैसे। तो क्रिएटिनिन के लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन मसल्स ऑफ मैमल्स। इट इज फाउंड या फॉर्म्ड इन मसल्स ऑफ मैमल्स, फाउंड इन मसल्स ऑफ मैमल्स, मसल्स ऑफ मैमल्स। ठीक है,
अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, अलग अलग एनिमल के फाइलम में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो आपको याद दिला देता हूं मैं यहाँ पे क्या क्या होते हैं। अगर आप सबसे पहले बात कीजिए पॉरीफेरा, निडेरिया और सीलेंट्रेटा में, या टीनोफोरा कहिए, सीलेंट्रेटा में दोनों आते हैं। टीनोफोरा में तो यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता और बॉडी सरफेस से ही अमोनिया एक्सक्रीट हो जाता है, दैट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी सरफेस। इसके बाद जैसे ही आता है प्लेटीहेल्मिन्स, आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स वाला प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। अगर हम एस्केलमिन्स की बात करें तो यहाँ पे एच शेप्ड सेल, या इसी को हम रेनेट, या इसी को हम जॉइंट सेल कहते हैं, अकेला सेल होता है जिससे पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है एस्केलमिन्स में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एनिलिडा की, ठीक है, तो एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑर्थ्रोपोडा की बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा में देखिए अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉन में बात करिए, प्रॉन में, क्रैब में, तो यहां पर जो है ना, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एंटीनरी ग्लैंड होता है, एंटीनरी ग्लैंड। जबकि मैक्सिमम जो ऑर्थोपोडा में पाया जाता है वो होता है माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जैसे कि इंसेक्ट्स मैक्सिमम होते हैं, इनमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन होता है। और यहीं पे अगर आप बात करिए स्पाइडर, स्कॉर्पियन, तो यहां पे कॉक्सल ग्लैंड और माल्फिजियन ट्यूब्यूल दोनों पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ये इंसेक्ट्स की बात हो गई और स्पाइडर स्कॉर्पियन की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद ऑर्थोपोडा के बाद अगर आगे हम बढ़े, ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का में, तो मोलस्का में जो है ऑर्गन ऑफ बोजानस या कैबर्स ऑर्गन से एक्सक्रीशन होता है। ऑर्गन ऑफ बोजानस या कैबर्स ऑर्गन यहां मोलस्का में होता है। इससे ऊपर आता है ये फालम इकाइनोडर्मिटा, मगर यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता जो कि मोलस्का के ऊपर का है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा, तो आप जानते हो ये हेमिकॉर्डेटा में कौन सा होता है, यहाँ पे प्रोबोसिस ग्लैंड, उससे एक्सक्रीशन होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड हैव्स एन एक्सक्रीशन। सिफेलोकॉर्डेटा, यहां पर आ जाइए तो आप जानते हो यहां भी प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया विद सोलिनोसाइट्स। यहां भी प्रोटोनेफ्रीडिया है पर सोलिनोसाइट के साथ, जबकि प्लेटिहेल्मिन्थ में प्रोटोनेफ्रीडिया विद फ्लेम सेल्स हुआ करता था। इसके अलावा जो है ये यूरोकॉर्डेटा, यहां पर एक्सक्रीशन न्यूरल ग्लैंड से होता है, न्यूरल ग्लैंड्स। और अब आ जाइए आप वर्टिब्रेट्स में।
तो वर्टिब्रेट्स में किससे होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी। सभी वर्टिब्रेट में किडनी आ गई है एक्सक्रीशन के लिए, यहां पर किडनी से होता है। तो जरा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ किडनी। टाइप्स ऑफ, बात करते हैं टाइप्स ऑफ किडनी। तो इनमें पहला टाइप है आर्कीनेफ्रिक। आर्कीनेफ्रिक, या इसको पोस्टीरियर किडनी भी कहा जाता है। आर्कीनेफ्रिक, अगर आर्कीनेफ्रिक को हम देखें तो ये इस तरह से दिखाई देगी। यहां पे जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो पोस्टीरियर एंड पे होते हैं, इस तरह से। ये ग्लोमेरुलस है जो पोस्टीरियर एंड पे है, जहां से फिल्टर छन के जाता है। और इस तरह की किडनी ना डियर, वो पाई जाती है लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा में केवल पाई जाती है, एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा में नहीं पाई जाती। दूसरी होती है प्रोनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक किडनी, और प्रोनेफ्रिक किडनी को एंटीरियर किडनी भी कहते हैं। एंटीरियर किडनी, अगर इसमें आप देखेंगे तो एंटीरियर साइड पे इस तरह से नेफ्रोस्टोम्स पाए जाते हैं। ये एंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। ये है नेफ्रोस्टोम, जो असल में सीलिएटेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये सीलिया दिखाई दे रहा है, जो फ्लिकर करता है तो करंट बनाता है और वेस्ट को अपने अंदर खींच लेता है। और ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये नेफ्रोस्टोम्स हैं, सीलिएटेड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ये एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर पे नहीं है, इसलिए इसको हम एंटीरियर किडनी भी कहते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें ना डियर, तो ये एडल्ट साइक्लोस्टोमेटा में पाई जाती है, जो एडल्ट होती है। और साथ ही साथ ये टेडपोल के लार्वा में भी पाई जाती है। टेडपोल लार्वा में, एम्फीबियन के एडल्ट में नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रिमिटिव है बहुत। और इसके बाद आता है मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक अब देखिए, मीजोनेफ्रिक जो है वो जो है हायर वर्टिब्रेट्स में पाए जा रहे हैं, जिनको पानी की बहुत कमी नहीं है। यहाँ पे बाउमांस कैप्सूल आ गया है डियर। और अगर हम बात करें मीजोनेफ्रिक, उन एनिमल्स में पाए जाते हैं, उन वर्टिब्रेट में जिनको पानी की बहुत ज्यादा कमी नहीं है, जैसे कि फिशेस एंड एम्फीबियंस। यहाँ पर पानी की बहुत कमी नहीं होती, क्योंकि ये किडनी जो मीजोनेफ्रिक है वो वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा नहीं करती। मेटानेफ्रिक किडनी में लूप ऑफ हेनले आ जाता है, जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत करता है। तो मेटानेफ्रिक उन एनिमल्स में, उन वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है जहां पानी की बहुत कमी होती है, जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स या एल्स एंड मैमल्स। यहाँ पर मेटानेफ्रिक किडनी होती है, इन्हें पानी की कमी होती है, इसीलिए लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेती है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, मेटानेफ्रिक किडनी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैमल्स में जो है ये सारी किडनी रिपीट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जैसे ह्यूमन में पहले आर्कीनेफ्रिक बनेगी, फिर कन्वर्ट होकर प्रोनेफ्रिक, फिर मीजोनेफ्रिक और फाइनली मेटानेफ्रिक। इसका मतलब एम्ब्रियो जब किडनी बनाता है तो अपनी प्रिमिटिव किडनीज को रिपीट करते हुए फिर फाइनली वो किडनी बनाता है जो उसके पास है मेटानेफ्रिक किडनी। आर्की का मतलब होता है प्रिमिटिव, आर्कीनेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक का मतलब शुरुआती किडनी है ना, अभी शुरुआत में आई, फिर मीजो बनी, फिर मेटानेफ्रिक किडनी बनी। तो वर्टिब्रेट किडनी जो होती है या मैमल किडनी, ह्यूमन किडनी दैट रिपीट्स ऑल दी स्टेजेस। तो हम किडनी पढ़ेंगे ह्यूमन किडनी के बारे में। तो ह्यूमन किडनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सब किडनी बनाती है, तब फाइनली मेटानेफ्रिक किडनी को बनाती है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को। हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
तो पढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। ये चीजें होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। ये चीजें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती है। अगर हम ह्यूमन किडनी की बात करें तो इसके अगर डायमेंशंस की बात करिए तो 10 to 12 सेंटीमीटर इंटू 5 to 7 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर इंटू 5 to 7 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और विड्थ जो है, ब्रेथ और विड्थ होती है किडनी की। और अगर वजन की बात करें एडल्ट किडनी की तो 120 से लेकर 170 ग्राम्स, दिस इज द वेट ऑफ एन एडल्ट किडनी। ये एडल्ट किडनी का वेट होता है। यहाँ पर अगर किडनी की लोकेशन की बात कीजिए तो इट इज लोकेटेड बिटवीन 12th thoracic एंड 3rd lumbar vertebra, 12वां thoracic और तीसरे लंबर वर्टिब्रा के बीच में आती है, 2nd लंबर वर्टिब्रा तक ये आती है। कहां तक, कहां प्रेजेंट होती है? 12 thoracic एंड 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में किडनी आती है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी डायमेंशन की, वेट की एडल्ट किडनी के। और कहाँ लोकेटेड होती है? 12वें थोरेसिक और तीसरे लंबर वर्टिब्रा के बीच में। तो ये एट द लेवल ऑफ 2nd लंबर वर्टिब्रा तक पहुंचती है और ये एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल बॉडी की साइड होती है और ये डॉर्सल बॉडी से अटैच्ड होती है। जब ये डॉर्सल बॉडी से चिपक जाती है तो सीधी सी बात है, डॉर्सल बॉडी की तरफ कोई पेरिटोनियम नहीं होता। इसमें पेरिटोनियम केवल वेंट्रल साइड होता है। क्योंकि पेरिटोनियम केवल एक साइड है, आप कह सकते हो पेरिटोनियम रिड्यूस्ड है क्योंकि वो एक ही साइड है। इसीलिए किडनी को हम कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। किडनी इज नोन एज रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन बिकॉज पेरिटोनियम इज प्रेजेंट ओनली ऑन वेंट्रल साइड, because peritoneum is present only on ventral side। क्योंकि पेरिटोनियम केवल वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है, डॉर्सल साइड पे कोई पेरिटोनियम नहीं होती। डॉर्सल साइड से ये हमारी डॉर्सल बॉडी वॉल पे स्टिक होती है, चिपकी हुई होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम किडनी की बात करें तो किडनी जो है ना वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बीन जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। तो लिख लीजिए इस बात को भी, किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर। ये राजमे की तरह इनका शेप होता है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। अगर कवरिंग की बात कीजिए तो किडनी पर 3 कवरिंग्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती है, फॉर्म बनाती है। सबसे ऊपर की कवरिंग होती है रीनल फैसिया। रीनल फैसिया फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है मोस्टली। इसमें कुछ इलास्टिक टिश्यू और कुछ मसल्स भी जरूर होती है, पर ज्यादातर ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है जो इसको मजबूती प्रोवाइड करते हैं, इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नीचे फिब्रस रीनल फैसिया के नीचे एडिपोज कैप्सूल है जहां पर फैट की लेयर होती है, फैट भरा हुआ होता है। और आप जानते हो एडिपोज की लेयर क्या करती है, वो शॉक एब्जॉर्ब का काम करती है। किसी भी तरह को शॉक को ये रेजिस्ट कर लेती है बिकॉज ऑफ एडिपोज कैप्सूल। और सबसे अंदर जो इनर मोस्ट कवरिंग है वो है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल में मेनली कोलेजन फाइबर होता है। आप जानते हो कोलेजन फाइबर जहां होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है बहुत ज्यादा। इसीलिए किडनी का शेप नहीं बिगड़ता क्योंकि ये बहुत मजबूत है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेफ रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, उनके शेप में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात होगी इसके कवरिंग की। यहाँ जो कॉनकेव सरफेस है, क्योंकि ये तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, ये कॉनकेव सरफेस हो गया, ये कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस पे ये ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं हाइलम। अब ये हाइलम क्या है? हाइलम वो ओपनिंग है जहां से यूरेटर बाहर आता है, आर्टरी, वेन और नर्व्स अंदर जाती हैं।
तो जो दरवाजा है किडनी का जिससे चीजें अंदर जाती है और बाहर आती है वही क्या होता है, हाइलम। और ये कॉनकेव सरफेस पे होता है, एक ओपनिंग होती है। इसी हाइलम से देखिए यूरेटर बाहर आ रहा है। इसी हाइलम से आर्टरी और वेन, रीनल वेन और रीनल आर्टरी इंटर करती हैं। तो हाइलम ये वो जगह है जहां से एंट्री और एग्जिट होती है इन चीजों की। एक और चीज अगर आप देखिए तो ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। राइट साइड पे इधर ज्यादा जगह लीवर ऑक्युपाई कर लेता है, इसीलिए राइट साइड की किडनी को थोड़ा सा नीचे वो प्रेस कर देता है। दैट्स द रीजन कि जो लेफ्ट साइड की किडनी है दैट इज समवॉट हायर एज कंपेयर टू राइट किडनी। देखिए ये लेफ्ट किडनी है, ये समवॉट हायर एज कंपेयर टू राइट किडनी, वो थोड़ा सा नीचे आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि राइट साइड पे ज्यादा जगह जो है वो लीवर ऑक्युपाई कर लेता है, इस वजह से। अब अगर किडनी के अंदर आप देखिए तो दो मेन रीजन होते हैं। ये बाहर का रीजन है कॉर्टेक्स, और यहाँ अंदर का रीजन, ये येलो कलर के स्ट्रक्चर्स रीनल पिरामिड्स हैं, इनके से लेके अंदर का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, वो मेडुला है। बाहर कॉर्टेक्स, अंदर मेडुला। ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला। मगर ये जो कॉर्टेक्स है ये इन पिरामिड्स के बीच में भी पेनिट्रेट कर जा रहा है, अंदर भी चला जा रहा है, इस तरह से कॉलम लाइक मैनर में, फैशन में अंदर चला जा रहा है। तो ये जो अंदर चला जा रहा है कॉर्टेक्स का रीजन, मेडुला के भी अंदर पेनिट्रेट कर जा रहा है, उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी ये कॉर्टेक्स का रीजन है जो रीनल पिरामिड्स के बीच में भी पेनिट्रेट कर जा रहा है कॉलम के फॉर्म में, इसीलिए उसको कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। दूसरा ये रीनल पिरामिड्स हैं। रीनल पिरामिड्स 8 to 18 कोनिकल पिरामिड्स होते हैं क्योंकि ये पिरामिड शेप्ड है, इस तरह से इनका ये पिरामिड शेप स्ट्रक्चर है। इसी को हम पिरामिड के नाम पे रीनल पिरामिड कह रहे हैं क्योंकि किडनी में पाया जा रहा है। असल में रीनल पिरामिड में ही किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लगी होती है, इन्हीं सब जगहों पे लगी होती है। ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी पे लगी हुई पिरामिड्स पे, इसे हम कहते हैं नेफ्रन। नेफ्रन जो है these are the structural and functional unit of kidney, क्योंकि स्ट्रक्चर को भी बना रहे हैं और यूरिन फॉर्मेशन का जो भी प्रोसेस है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू होता है। तो ये फंक्शनल यूनिट हुए किसके, किडनी के। ठीक है। अब ये जो पिरामिड है यहाँ पर, ये इसका इन्वर्टेड पिरामिड आप कह लीजिए, ऐसे इन्वर्टेड है। तो इसके एपेक्स पे, जो एपेक्स है ये रहा, ये जो एपेक्स है उसको हम कहते हैं कि ये रीनल पैपिले है। ये रीनल पैपिले, रीनल पैपिले, रीनल पैपिले, रीनल पैपिले। एपेक्स ऑफ पिरामिड इज नोन एज रीनल पैपिले। उसके बाद ये जो ट्यूब्स जा रही है इन्हें हम कहते हैं माइनर कैलेक्स। ये माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स। जब दोनों माइनर कैलेक्स, यहाँ दो हमने दिखा रखा है, यहाँ मिल गई आके तो बन गया मेजर कैलेक्स। इसका मतलब सबसे पहले रीनल पैपिले, फिर माइनर कैलेक्स और फिर मेजर कैलेक्स आता है। जो भी वेस्ट है वो इन्हीं के थ्रू ऐसे जाता है। सबसे पहले रीनल पैपिले, फिर माइनर कैलेक्स, फिर मेजर कैलेक्स और फाइनली ये फ्लैट फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू बाहर चला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पेल्विस। और यहाँ से जो है वेस्ट अब जाता है यूरेटर में। ये रहा यूरेटर, ये दो यूरेटर हाइलम से निकल के बाहर आ रहे हैं, एग्जिट करके बाहर आ रहे हैं। यूरेटर 25 to 30 सेंटीमीटर ट्यूब है जो वेस्ट को कंडक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जहां ये खुलती है वो ट्रायंगुलर स्लिट होता है। जो ट्रायंगुलर स्लिट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर स्लिट है, इसे कहते हैं ट्राइगोन। दिस ट्रायंगुलर स्लिट इज नोन एज ट्राइगोन। ये ट्राइगोन पे आके ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुल जा रहा है। यूरेटर की अगर हम वॉल्स की बात करें तो यूरेटर में ये 3 कवरिंग होती है जो उसकी वॉल को बनाती है, उसकी दीवार को बनाती है। सबसे बाहर की कवरिंग है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो मजबूत कवरिंग होती है। बीच में मस्कुलर लेयर होती है जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, मिडिल सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल। या यूं कह सकते हैं आप कि सर्कुलर मसल लेयर इज सैंडविच बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स, क्योंकि बाहर और अंदर लॉन्गिट्यूडनल और बीच में सर्कुलर है अगर यूरेटर के वॉल की हम बात करें तो।
ये जो इसकी मस्कुलर लेयर है उसकी मदद से ये पेरिस्टाल्सिस करता है। जैसे आपने एलिमेंट्री के नाम में देखा है पेरिस्टाल्सिस होती है, वहां बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर मसल होती है। ये 2 ही लेयर होती है एक्सेप्ट स्टमक जहां ओब्लिक लेयर भी होती है। यहाँ पर ये मसल की 3 लेयर्स हैं, ये पेरिस्टाल्सिस कॉज करती है जिससे यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आके कलेक्ट हो जाए। तो पेरिस्टाल्सिस नीचे की तरफ धक्का देने का काम वो यूरेटर की मस्कुलर लेयर का ही होता है। ठीक है, सबसे अंदर इसमें जो लेयर होती है वो होती है म्यूकोसा। तो यूरेटर की वॉल की सबसे अंदर की लेयर है विच इज नोन एज म्यूकोसा। अब ये यूरेटर आके खुला ट्राइगोन जो स्लिट है, ट्रायंगुलर स्लिट, उसकी मदद से यूरिनरी ब्लैडर में खुला। यूरिनरी ब्लैडर को अगर हम देखें तो 3 पार्ट होते हैं, एपेक्स, फंडस या बॉडी, जो मेन पार्ट है ये एपेक्स है, ये पूरा पार्ट फंडस या बॉडी है, और ये पार्ट होता है नेक। तो ये 3 रीजन बनाते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को इन्होंने बना दिया। नेक जो होता है वहां पे 2 स्फिंक्टर होते हैं। जो आउटर स्फिंक्टर है, बाहरी स्फिंक्टर, वो वॉलेंटरी होता है, इसका मतलब आपकी विल पे ओपन या क्लोज होता है। मगर जो इनर स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, इसका मतलब उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खोल सकता है और वो बंद भी कर सकता है। इनर जो है वो इनवॉलेंटरी और आउटर वॉलेंटरी स्फिंक्टर होता है यहाँ पर जो नेक होती है उसके पास। अब यूरिनरी ब्लैडर में भी 3 जो है लेयर्स हैं उसकी वॉल में। सबसे बाहर इसी की तरह ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फिर मिडिल लेयर मस्कुलर है और इसमें डेट्रूसर मसल होती है। इसको नाम डेट्रूसर मसल दिया गया है बिकॉज इट कॉजेज डेट्रूशन ऑफ यूरिन, पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन। ये यूरिन को नीचे की तरफ पुश करती है जिसे हम कहते हैं डेट्रूशन। तो इसीलिए इस मसल को नाम दिया गया डेट्रूसर मसल, पुशिंग डाउन ऑफ यूरिन, दिस इज डेट्रूशन ऑफ यूरिन, इसीलिए डेट्रूसर मसल कहते हैं। और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। म्यूकोसा में 2 लेयर होती है, बाहर कनेक्टिव टिश्यू और एकदम अंदर की तरफ आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये वो एपिथेलियम होता है जो अपना शेप चेंज कर सकता है और इसे यूरोथीलियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथीलियम भी इसको हम कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट से निकलता है यूरेथ्रा। जो देखिए फीमेल्स में तो यूरेथ्रा ना छोटा होता है, फीमेल्स में 2 to 4 सेंटीमीटर का होता है फीमेल्स में यूरेथ्रा केवल, पर मेल्स में ये लॉन्ग होता है। मेल्स में हम बात करें तो ये अराउंड 20 सेंटीमीटर होता है इन मेल्स, क्योंकि मेल्स में ये घूम कर ऊपर से आता है और ओपन होता है एट द एंड ऑफ पेनिस। फीमेल में ये डिस्चार्ज करता है केवल यूरिन, यूरेथ्रा, मगर मेल में ये यूरिन भी डिस्चार्ज करता है और साथ ही साथ ये स्पर्मेटोजोन जो होते हैं उनको भी डिस्चार्ज करता है। तो डुअल फंक्शन को परफॉर्म करता है यूरेथ्रा। फीमेल्स में 2 से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से निकल के सीधे आगे खुल जाता है वो, जबकि मेल्स में घूम कर आता है और एट द एंड ऑफ पेनिस वो ओपन होता है। इसीलिए मेल्स में यूरेथ्रा काफी लंबा होता है, अराउंड 20 सेंटीमीटर का यूरेथ्रा हो जाता है किसमें? मेल्स में। ठीक है, तो ये बात हो गई ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किडनी की, दे आर नेफ्रन। तो ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए नेफ्रंस, हेडिंग डाल लीजिए नेफ्रन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेफ्रन। नेफ्रंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और अगर नेफ्रंस के डायमेंशन की बात करें तो दे आर अराउंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग and 20 to 60 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एंड देयर नंबर इंक्रीजेस विद देयर नंबर डिक्रीजेस विद एज। तो ईच किडनी कंटेन्स अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एंड देयर नंबर डिक्रीजेस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है नेफ्रॉन्स का नंबर जो है वो घटता चला जाता है। अब एक टिपिकल नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो जरा हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्लड सप्लाई को लेकर आ रही है और यहाँ ये बंच ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं ये बॉमेंस कैप्सूल के अंदर यहाँ पहुंच जाती हैं और यहीं से चीजें फिल्टर होके बॉमेंस कैप्सूल में आती हैं। तो जो ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज एंड बॉमेंस कैप्सूल टुगेदर
दे आर नोन एज रीनल कॉप्सल और मालफिजियन कॉप्सल। रीनल कॉप्सल और मालफिजियन कॉप्सल उन्हें हम कहते हैं। यहां आने के बाद ये डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और फिर वो कैपिलरीज यूनाइट होकर बनाती हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये इफरेंट आर्टीरियोल से बट चला जाता है। अगर आप देखिए तो इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर वो एफरेंट आर्टीरियोल से कम होता है। इससे फायदा क्या होता है कि जब ब्लड यहाँ आता है तो तेजी से आता है, पर वो तेजी से निकल नहीं पाता, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल हैज मोर डायमीटर एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ से जब निकलने लगता है कम डायमीटर की वजह से इफरेंट आर्टीरियोल से बैक पुश देता है। जब वो बैक पुश देता है तो ये ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ जाता है, और इस प्रेशर के बढ़ने से फिल्टर होके फ्लूइड्स और दूसरी चीजें वो बाउमेंस कैप्सूल में चली जाती है। एक तरह से इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका कम है, ये हेल्प करता है ग्लोमेरुलस में प्रेशर को बढ़ाने के लिए। उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से ही जो है वो फिल्ट्रेट किसमें चला जाता है, बाउमेंस कैप्सूल में, क्योंकि इसने प्रेशर को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। तो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ये अरेंजमेंट है कि एफरेंट आर्टीरियोल हैज मोर डायमीटर एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल से जो फिल्ट्रेट होता है वो पहले पार्ट में जाता है ट्यूब के। ये जो पहला पार्ट है वो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो फिल्ट्रेट बना वो नॉन सेलेक्टिव होता है, इसका मतलब उसके अंदर वेस्ट के साथ साथ अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, NaCl, HCO3- और बहुत सी चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं, उन्हें आप एक्सपेल नहीं कर सकते, उन्हें एब्जॉर्ब करना जरूरी है। इसीलिए पीसीटी की लाइनिंग ना ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ब्रश बॉर्डर का मतलब विद माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई होने की वजह से यहाँ एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो जाता है फिल्ट्रेट का, और बची हुई चीजें जाती हैं इस हेयरपिन लाइक लूप में, जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब को अगर हम देखें तो इसमें 4/5 पार्ट थिक है और इट इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और 1/5 पार्ट वो थिन है एंड इट इज लाइन्ड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसमें ज्यादातर पार्ट थिन होता है, लाइन्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, और थोड़ा सा पार्ट थिक होता है व्हिच इज लाइन्ड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये लूप ऑफ हेनले जाके मिलती है डीसीटी में। डीसीडी की लाइनिंग क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है विद फ्यू माइक्रोविलाइज, कुछ माइक्रोविलाइज भी होते हैं। वो माइक्रोविलाइज यहाँ भी क्यूबॉइडल जो लाइनिंग थी उस पर भी थे, तो फ्यू माइक्रोविलाइज हैं और ज्यादा नहीं है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की यहाँ लाइनिंग होती है विद फ्यू माइक्रोविलाइज, कम माइक्रोविलाइज के साथ। यहाँ भी कई सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो बॉडी के लिए जरूरी है, और फिर जो है फिल्ट्रेट पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर फिल्ट्रेट फाइनली पहुंच जाता है। ये जो एब्जॉर्प्शन होते हैं चीजों के वो कैसे होते हैं, पीसीटी और डीसीटी के बाहर ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज हैं। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज ये पेरीटिब्यूलर है क्योंकि टिब्यूल के जस्ट बाहर है, इन्हें कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। वहीं तो जो लूप ऑफ हेनले के बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, तो पीसीटी और डीसीटी के अराउंड पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज और लूप ऑफ हेनले के अराउंड हम कहते हैं वासा रेक्टा उन्हें। ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। वासा रेक्टा वाटर का और आयंस का एब्जॉर्प्शन करती है, और डीसीटी और पीसीटी बहुत सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अगर नेफ्रॉन्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक वो जो कॉर्टेक्स से इनर मेडुला तक पहुंचे रहते हैं, उन्हें कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और दूसरे जो मेनली कॉर्टेक्स में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स को अगर आप देखें तो इनकी साइज छोटी होती है एज कंपेयर टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होता है 85%। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का बाउमेंस कैप्सूल डीसीटी पीसीटी वो कॉर्टेक्स में पूरी लाई करती है, और लूप ऑफ हेनले मेडुला में बस बाहरी मेडुला में, आउटर मेडुला में थोड़ा सा पेनिट्रेट करके वापस आ जाती है।
इसका मतलब उनकी लूप ऑफ हेनले भी छोटी है। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में जो बॉमेंस कैप्सूल है, डीसीटी पीसीटी, वो तो कॉर्टेक्स में लाई करती है, मगर लूप ऑफ हेनले पेनिट्रेट डीप इनटू द मेडुला, इनर मेडुला में भी पेनिट्रेट करती है, उसमें पेनिट्रेट करके आती है। ये लंबे भी होती है, इनकी लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, ये बड़े भी होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, पर ये 15% ही होते हैं बॉडी में। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा आपको दिखाई नहीं देगी, वो नहीं होती, वो एब्सेंट होती है। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा भी है, और वासा रेक्टा वाटर के एब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से होता है और कॉर्टिकल से कम होता है, पर उनका नंबर क्या है, ज्यादा, जबकि जक्स्टामेडुलरी का क्या है, कम। क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन भी तो एक इम्पॉर्टेंट काम है, तो ये मेनली यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन भी करते हैं, साथ ही साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा करते हैं अगर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की हम बात करें तो। ठीक है, तो ये बात हो गई नेफ्रॉन्स की, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अब इन नेफ्रॉन्स में यूरिन कैसे बनता है वो हम पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हेडिंग डाल लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।